हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हमेशा की तरह, है ना। चलो फिर अपने चैप्टर को आज हम आगे बढ़ा देते हैं। हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आज हम देखेंगे भाई क्या, लघु बीजाणु जनन, यानी कि जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात करी थी भाई, हमने बात करी थी पुष्प के बारे में। यही वो फूल था जिसके बारे में हमने बात करी थी और यही वो फूल है जिसको हमने बनाया था, जिसकी सारी की सारी संरचनाओं को हमने एक एक करके समझा था, है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, पुष्प की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। हमने क्या देखा था पुष्प की संरचना में, हाँ हमने देखा था यहाँ पर कि दो तरीके के यहाँ पर क्या होते हैं पुष्प की संरचना में। एक आपका क्या आ जाता है, सहायक अंग आ जाते हैं, सहायक अंग आ गए, ठीक है। और दूसरे क्या आ जाते हैं आपके, दूसरे आपके आवश्यक अंग कहो चाहे तो, आवश्यक अंग बोल दो, या चाहे तो इसको आप लैंगिक अंग बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, लैंगिक अंग हो गए। अब सहायक अंगों में हमने क्या पढ़ा था, सहायक अंगों में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था भाई। सहायक अंगों में हमने पढ़ा था आपका बाह्य दल पढ़ा था हमने, बाह्य दल, ठीक। और दूसरा क्या पढ़ा था, दल। अब इन दोनों में क्या जुड़ जाता है, पुंज जुड़ जाता है, ठीक है। ये बाह्य दल पुंज और ये दल पुंज, जब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा होते हैं तब इन दोनों में पुंज जुड़ जाता है। वही आवश्यक या फिर लैंगिक अंगों में हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पर बात करी थी, एक आपका जायांग आ जाएगा। जायांग क्या था आपका, ये मादा भाग था, राइट। और दूसरा क्या था, पुमंग, ये क्या था आपका, नर भाग था, ठीक है। दोनों का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों का अपना अलग अलग रोल है जो हम लोगों ने बात करी थी। हमने क्या बात करी थी कि बाह्य दल क्या होते हैं, ये सबसे जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो भाग होता है, कैसे बताऊं आपको फूल में, फिर से यहाँ बता देते हैं, रुको। यहाँ ये वाला जो भाग था, ठीक है, ये क्या था आपका, ये वाला जो भाग था ये कहलाता है आपका बाह्य दल, ठीक है। ये वाले जो भाग था ये क्या था, दल कहलाता है। फिर ये वाला भाग आपका स्त्री केसर था, ओके। और यहाँ पर जो पीले पीले भाग हैं ये क्या थे, ये आपका पुंकेसर, यानी कि नर भाग था। इतनी बात समझ में आ गई थी लास्ट क्लास में आप सबको, बिल्कुल आ गई होगी, ये मत कहना कि मैडम नहीं आई, मार खाओगे वरना, है ना। तो इतनी बात हम लोगों ने समझ ली थी, ठीक है। चलो आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, लेकिन अच्छा ये भी जान लो कि जो फूल था उसको अगर हम एक प्रॉपर तरीके से देखना चाहेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको समझेंगे, तो एक एक पार्ट इस फूल का हम अलग कर सकते हैं। और यही रीजन है कि पुष्पों की पढ़ाई के लिए या अध्ययन के लिए हम लोग इसी फूल को क्या करते हैं, चुनते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीके से इसी के आप सारे के सारे पार्ट्स क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। कि भाई ये आपका देखो, ये वाला भाग अलग हो गया बाह्य दल, ये दल अलग हो गए आपके, है ना। यहाँ पे देखो आपका अंडाशय आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले भाग कौन सा आ गया, आपका नर भाग आ गया है। तो सारे के सारे भाग क्या है यहाँ पे इजीली अलग हो गए हैं और इजीली आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब पुष्प की संरचना के बाद बात करते हैं हम कि पुष्प की नर जननांग संरचना के बारे में। सबसे पहले तो हमने कहा था कि पुष्प की नर जननांग संरचना कुछ इस तरीके से मौजूद होती है, ऐसी होती है। अब यहाँ पर 3 भाग होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। ये वाला भाग आपका क्या हो गया, परागकोश कहलाता है, ठीक है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, राइट। ये वाला भाग क्या कहलाता है, तंतु, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ने वाला ये वाला भाग जो होता है ये क्या कहलाता है ये कहलाता है संयोजी ऊतक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। जिसको हमने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू बोला। अब मैं बात कर रही हूं यहाँ पे कि नर जननांग संरचना के बारे में, ठीक। तो अब अगर मैं संरचना को देखूंगी तो भाई
यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इस वाले पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन जो आता है नर जननांग संरचना, क्योंकि मेन काम तो इसी का हो रहा है। इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे काटूंगी, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि ये है, इसको मैं यहाँ से काटूंगी ऐसे, ठीक है, बीच में से इस तरीके से काटूंगी, तो मुझे कैसा नजर आएगा, ये ऐसा ही गोल नजर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूंगी तो इसको मैं बाहर लेकर आती हूँ, तो बाहर लेकर आऊंगी तो मुझे किस तरीके से नजर आएगा, ये मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, ये मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हम नर जननांग संरचना के बारे में पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं और जो है नर जनन संरचना जो होती है इसका अनुप्रस्थ काट समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो होता है ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक, अनुप्रस्थ काट में। अब ये जो अनुप्रस्थ काट है इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इसमें अगर मैं इसको इस तरीके से काटूंगी ऐसे बीच में से, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है कि एक पराग कोश में, अगर मैं पराग कोश की बात करती हूं, है ना, तो इसमें क्या होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं, सॉरी दो पाली होती है, दो पाली होती है, ठीक है। कौन सी हो गई दो पाली, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, एक पाली ये हो गई और एक पाली ये वाली हो गई, दोनों पालियां हो गई हैं। अब इन दो पाली में क्या होता है, इन दो पाली में क्या होता है, चार कोष्ठ होते हैं, ठीक है। इनमें क्या हुआ, इन दो पाली में क्या होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं, ठीक है। इनमें क्या हुए, आपके चार कोष्ठ हो गए। अब ये जो चार कोष्ठ होते हैं, ये चार कोष्ठ क्या होते हैं आपके, इनमें लघु बीजाणु धानी, क्या कहते हैं इनको, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ये जो चार कोष्ठ हैं, कौन कौन से हैं चार कोष्ठ आपके, 1 2 3 4, ये जो चार कोष्ठ हैं इनको क्या बोला हमने, इनको बोला हमने लघु बीजाणु धानी। और इनके अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं, जो आगे चल के क्या बन जाते हैं, नर युग्मक बन जाते हैं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक, क्या समझते हैं इसको, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं हम अच्छे तरीके से। इस तरीके से डायग्राम हो गया इसका, ये इस तरीके से, है ना, ये आ गया। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने कहा लघु बीजाणु धानी, ठीक, यहां पे बता देती हूँ, चलो ये क्या है आपके, यहां पर ये क्या है आपके, लघु बीजाणु धानी, ठीक है, यहाँ क्या है, लघु बीजाणु धानी। अब यहाँ पर क्या होता है, इन लघु बीजाणु धानियों में क्या होता है, हाँ बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, कितने बच्चों को पता है, ईमानदारी से बताना, हाँ, कि यहाँ ये जो लघु बीजाणु धानी है यहाँ पर क्या होता है, भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होते हैं आपके लघु बीजाणु उतक, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, राइट, जिनको हमने क्या बोला, स्पोरोजेनस टिश्यू बोला। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका क्या, अब यहाँ पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनते हैं, लघु बीजाणु, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गए, लघु बीजाणु बन जाते हैं जब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। और लघु बीजाणु जो होते हैं आगे चल के क्या बनते हैं, ये आगे चल के किसमें क्या बनते हैं, आगे चल के नर युग्मक, ठीक है, आगे चल के ये नर युग्मक में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई है, थम्स अप करके फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गई है कि हाँ मैडम हमको क्या समझाना चाह रही हैं, बताओ जल्दी से, कौन बताएगा, अच्छा अभी तक जितना बताया है उतना समझ में आया है तो थम्स अप करके बताओ कि हाँ मैम आपने जो बताया है वो हमको समझ में आ गया है, फटाफट से थम्स अप करके,
ताकि मुझे दिखाई दे जाए कि हाँ इतने सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ गई हैं। मुझे पता है कि भाई अभी नई क्लास में नए चीज़ें एकदम से पढ़ोगे तो हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं, क्या लघु बीजाणुधानी है, क्या लघु बीजाणु जनन है ना, क्या उतक है, क्या नर युग्मक बन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन एक बार जब पूरी वीडियो आप देख लोगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि यार एक फूल के अंदर भी इतना सब कुछ होता है जो हमको पता ही नहीं है। ऐसे बोलोगे आप लोग कि वाह यार कितना अमेजिंग है। एक फूल के अंदर सोचो नर वाला भाग भी होता है, मादा भाग होता है। एक मनुष्य में जिस तरीके से नर और मादा युग्मक मिलने से क्या होता है, एक बच्चा बनता है, बिल्कुल उसी तरीके से पुष्प में भी नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होती है, इन दोनों का संलयन होता है और नया पुष्प बनता है। सोच के देखो मतलब हमारा नेचर कितना ज्यादा अमेजिंग है, कितनी खूबसूरत चीजें लेकर आता है कि इसमें जितना घुसेंगे ना हम उतना ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पर मैं समझाती हूँ कि यहाँ पर होती हैं 4 परतें। ठीक, तो यहाँ पर 4 परतें होती हैं। सबसे अंदर वाली जो परत होती है, सबसे अंदर वाली यहाँ जो मैं परत बना रही हूँ ये सभी के ऊपर होगी। ठीक है, ये सभी के ऊपर होगी, तो इसलिए कंफ्यूजन मत करना कि मैम ने जो है सिर्फ एक पे ही बना के दिखा रही है। ये इस पे भी होगी, इस पे भी होगी और इस पे भी होगी, सब पे होगी, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ सिर्फ। तो ये जो पहली वाली है सबसे पहली अंदर की तरफ, ये क्या होती है, ये आपकी टेपिटम कहलाती है। ठीक है, ये कौन सी परत है, टेपिटम परत कहलाती है। इस टेपिटम के बाद क्या आ जाता है, इसके ऊपर यहाँ, पहले यहाँ से समझो, यहाँ सबसे बाहर की परत आती है। ठीक है, ये सबसे बाहर की परत आ गई, ये पूरे में होती है, पूरे में। ठीक है, पूरे में होती है ये। अब इतना लंबा मेरा हाथ पहुंचेगा नहीं ना, वरना ये डायग्राम बनाने में ही सारा टाइम चला जाएगा, आपको समझ में ही क्या आएगा फिर। ठीक है, तो ये पूरे में होती है। ये जो ब्लू वाली परत होती है ये सबसे बाहर की परत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाँ बाह्य परत कहते हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, बाह्य परत बोला। ठीक, अब इस बाह्य परत के ऊपर क्या होती है, एक और परत होती है। लो, इसके ऊपर यहाँ पर एक और परत हो गई, रेड कलर से बना दी मैंने। ठीक है, ये रेड कलर से बना दी। ये क्या है इसके बाद, हाँ ये इसके बाद आती है मध्य परत, मध्य परत आ जाती है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर की परत आ जाती है। अब इसके ऊपर एक और परत आती है, इसके ऊपर यहाँ पर एक और परत आ जाती है। ठीक, तीसरे नंबर की परत। और चौथे नंबर पे टेपिटम तो हमने लगाई दी थी। ये वाली परत क्या होती है आपकी, ये होती है अंतःस्थिसियम, अंतःस्थिसियम। ठीक है, ये आ गई आपकी अंतःस्थिसियम। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई कि भाई ये सिर्फ एक में ही नहीं होती है, ये इसमें भी होगी, यही सेम चीज इसमें भी होगी और यही सेम चीज इसमें भी होगी। ये चारों की चारों लेयर इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, ये एक लघु बीजाणुधानी है, ये भी एक लघु बीजाणुधानी है, ये भी लघु बीजाणुधानी है और ये भी लघु बीजाणुधानी है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, लघु बीजाणु है ना, लघु बीजाणु होता है जो आगे चल के क्या बनता है, क्या बनता है, आगे चल के परागकण बनता है। ठीक है, जो परागकण आगे चल के क्या बनेगा, फिर वो नर युग्मक बन जाएगा। समझ में आ रहा है, अब बताओ, अभी समझ में आ रहा है कि मैम क्या बोल रही है ना, अभी समझ में आ गया ना। तो जैसा यहाँ दिख रहा है ये 4 लेयर, ऐसी ही 4 लेयर यहाँ है, ऐसी ही 4 लेयर यहाँ है और ऐसी ही 4 लेयर यहाँ पर है। तो इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि मैडम जी आपने क्या बोला। तो मैडम ने यहाँ पर कई बार सिखा दिया है, कई बार बता दिया है, तो अब कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है ना, समझ में आ गए है इतनी बात, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने ये बनाया है, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दिया है कि हमने बोला यहाँ पर ये है ना अंदर, तो ये बाहर कैसे निकलेंगे कि भाई ये जो बाहर की लेयर होती हैं, कौन सी, ये जो बाहर की लेयर होती है इसके अंदर क्या है, लघु बीजाणु है ना। तो ये लघु बीजाणु यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, जब ये जो लेयर्स हैं ये क्या होंगी, फट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब लेयर क्या है एक टाइम के बाद मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं, तो ये क्या है, फट जाती हैं और ये यहाँ से बाहर निकल के फ्री हो जाते हैं। ठीक है, फ्री हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये मादा के वर्तिकाग्र पर जाके चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं जनन करने के लिए।
अब आता है लघु बीजाणुधानी पर 4 परतों के कार्य। ठीक है, यानी कि हमने जो यहाँ पर अभी ये 4 परतें देखी हैं, टेपिटम, बाह्य परत, मध्य परत और अंतःस्थीसियम, इनके कार्य क्या है, इनके कार्यों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे 4 परतें होती हैं। सबसे पहले बाह्य परत आ गई। बाह्य परत को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, करेक्ट, इसको क्या बोला हमने, एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस का काम क्या है वो बताऊंगी बाद में, पहले इसके बाद आ गया अंतःस्थीसियम। इस अंतःस्थीसियम को क्या बोलते हैं हम, एंडोथीसियम। ठीक है, हमने बोला इसको एंडोस्थीसियम। फिर क्या आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास आती है मध्य परत। ठीक, मध्य परत को हमें पता है, मध्य मतलब मिडल। ठीक है, मिडल लेयर आ जाएगी। ठीक, और लास्ट में हमारे पास क्या आ रही है, टेपिटम। टेपिटम को हम क्या बोलते हैं, टेपिटम को हम टेपिटम ही बोलते हैं, टेपिटम। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि इन चारों के काम क्या है, इन चारों के काम क्या है। तो सबसे बाहर वाली परत क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए क्या करती है, सुरक्षा का काम करती है ये। ठीक, करेक्ट, सुरक्षा का काम करती है ना। और इस क्या है, सबसे बाहर की परत है, सबसे बाहर की परत है। ठीक है, ये सबसे बाहर की परत है और क्या काम कर रही है, ये सुरक्षा का काम कर रही है। फिर हमारी क्या आ जाती है, फिर हमारी आती है भाई अंतःस्थीसियम यानी कि एंडोथीसियम। ये क्या है, ये भाई क्या है आपकी, ये एक स्तरीय होती है। ठीक है, ये एक स्तरीय है, राइट, और ये भी क्या काम करती है, सुरक्षा का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करती है ये भी। फिर हमारे पास क्या आ गया है, फिर हमारे पास आता है मिडल लेयर यानी कि मध्य परत जो आती है। मध्य परत ये कैसी है, ये आर्द्रता देती है। ठीक है, किसको भाई, आर्द्रता के साथ साथ ये क्या काम करती है, सुरक्षा देती है। ये भी सुरक्षा प्रदान कर रही है, सोचो, ये भी क्या कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है और क्या कर रही है, आर्द्रता भी दे रही है। दूसरी चीज कि ये क्या होती है, 1 से 3 स्तरीय होती है, स्तरीय। 1 से 3 स्तरीय होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लास्ट में हमारे पास आता है टेपिटम। ठीक, लास्ट में आता है टेपिटम। टेपिटम क्या करता है, ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। इसके पास क्या होता है, पोषण पाया जाता है। राइट, इतनी बात समझ में आई, इसमें क्या पाया जा रहा है, पोषण पाया जा रहा है। अब बताओ कितने बच्चों को क्लियर हो गया कि मैम क्या बोल रही हैं और क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया, बताओ। चारों परतें आपके सामने हैं, चारों को क्या बोलते हैं वो लिख दिया है, चारों के काम लिख दिए हैं, तो यहाँ पर अब कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, नहीं है ना भाई, है ना। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलो ठीक है, फिर ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो भाई कि क्या लिख सकते हो कि जो पुष्प होता है, पुष्प के नर जननांग। ठीक है, क्या होता है, जो पुष्प होता है, पुष्प के नर जननांग जो होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, उसके मेल पार्ट हैं। ठीक है, तो पुष्प के जो नर जननांग हैं वो भाग क्या है, पुंकेसर के पराग कोश में लघु बीजाणु के बीजाणु उतक भी पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या करते हैं, कैसे लिखोगे, तो पुष्प के नर जननांग भाग पुंकेसर, पुष्प के नर जननांग भाग पुंकेसर। ठीक है, पुष्प का जो नर जननांग भाग है वो कौन सा है, पुंकेसर है। इतनी बात समझ में आई। अब इसका जो नर जननांग भाग है पुंकेसर, तो पुंकेसर के पराग कोश में, पुंकेसर के किसमें, पराग कोश में, पुंकेसर के किसमें, पुंकेसर के पराग कोश में। ठीक है, पुंकेसर के पराग कोश में क्या है,
इसके परागकोश में क्या पाया जा रहा है? लघु बीजाणुधानी। परागकोश के लघु बीजाणु, ठीक है, परागकोश के किसमें? लघु बीजाणु में बीजाणु उतक भी होते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु में क्या होते हैं? बीजाणु उतक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? क्या है इसमें? हाँ, बीजाणु उतक की पराग मात्र कोशिका में। अब ये जो बीजाणु उतक है, कितनी सारी चीजें देखो यहां पर आ रही है। इसकी किसमें? इसकी पराग मात्र कोशिका में, पराग मात्र कोशिका में, ठीक है। अब समझो कि पुष्प के जो नर जननांग भाग पुंकेसर के परागकोश में लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु के क्या, कितनी देर से बोल रही हूं, आप बोलो ना, इसमें क्या है? बीजाणु उतक है, ठीक है। इसमें क्या है? लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु धानी तो लिखना भूल ही गई हूं मैं, लघु बीजाणु धानी में बीजाणु उतक के परागमात्र कोशिका में क्या है? हाँ, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इसमें क्या है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। परागमात्र कोशिका में क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन की वजह से क्या हो रहा है? इसके बाद 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया होती है। इसके बाद क्या हो रही है? इसके बाद 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया, ठीक है। यहां जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी क्या होगी? 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको, इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? लघु बीजाणु जनन। तो इसको क्या बोल सकते हो आप कि पुष्प के नर जननांग भाग जो पुंकेसर है ना, पुंकेसर के परागकोश में लघु बीजाणुधानी में बीजाणु उतक के परागमात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब क्या बनते हैं? 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया होती है, या हम कह सकते हैं 4 लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। और ये जो लघु बीजाणु बनने की क्रिया है ये क्या कहलाती है? ये आपकी लघु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। अब बताओ, इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई? चलो, समझ में आ गई है ना? आ गई ना समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमने क्या समझना है कि भाई हमको पता है कि ये क्या है, हाँ, ये नर भाग था। नर भाग को अगर हमने ऐसे काटा तो हमको कैसा मिला? ऐसा मिला था, ठीक है ना, ये हमको ऐसा मिला था। अब यहाँ पे क्या है? हमको पता है कि यहाँ पर 4 क्या है? यहाँ पर 4 क्या है? लघु बीजाणु है, ठीक है। क्या है ये? लघु बीजाणु, ठीक। यहाँ क्या है? ये 4 लघु बीजाणु है, ठीक। और ये लघु बीजाणु क्या है? ये 2n है, यहाँ पर ये क्या है? 2n, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है? बीजाणु जनन उतक पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? हाँ, इसके अंदर अगर मैं इतने हिस्से को काट के देखूंगी तो इसमें मुझे क्या मिलेंगे? बीजाणु जन उतक मिलेंगे, ठीक है। बीजाणु जनन उतक, ठीक है। बीजाणु जनन उतक इसके अंदर मुझे मिल जाएंगे। कैसे दिखाई देंगे ये मुझे? हाँ, कैसे दिखाई देंगे? अलग कलर से बताऊं या सेम कलर से ही बता दूं? चलो इसके अंदर दूसरा कलर डाल देते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए? बीजाणु जनन उतक इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। ये इस तरीके से होते हैं। फिर क्या होता है? जो बीजाणु जनन उतक होता है, ठीक है, इसमें अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। ये जो है इसके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका पाई जाती है, जिसको हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, ठीक है। इस कोशिका को क्या कहते हो आप? इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। ये क्या है?
हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, हाइपोडर्मल सेल बोला। ये क्या होती है, ये 2n होती है और आकार क्या करती है, ये बढ़ाती है। ठीक है, 2n है और ये क्या करती है, ये आकार बढ़ाती है। ठीक है, ये क्या करती रहती है, अपना आकार बढ़ाती रहती है। फिर जब ये आकार बढ़ाती है तो क्या होता है, आकार बढ़ाती है तो वो क्या बन जाती है, प्रपशु कोशिका बनती है। जब ये आकार बढ़ता है तो क्या बनती है, प्रपशु कोशिका बनती है। कोशिका बनती है आकार बढ़ने के बाद। ठीक, क्या बन गई, ये प्रपशु कोशिका बन गई। अब यहाँ पर जो प्रपशु कोशिका है, यहाँ पर ये दो तरीके की है। ठीक है, दोनों क्या है, 2n है। कैसे बताएं इसको, अगले पेज पे चलें क्या? चलो, ये जो प्रपशु कोशिका है इसको हम कैसे लिख लेते हैं, हाँ चलो इसको मैं लिख के दिखाती हूँ, प्रपशु कोशिका। ठीक, तो ये क्या है, जो प्रपशु कोशिका है, प्रपशु कोशिका। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये क्या है, 2n है। दो भागों में क्या हो रही है, ये डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो जो पहली वाली है वो क्या कहलाएगी आपकी, पहली वाली आपकी है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ना, ये क्या है, ये भी 2n होती है। ठीक है, ये भी 2n होती है। दूसरी क्या है आपकी, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, पुंबीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। कब बनती हैं ये दोनों, जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, कौन सा, समसूत्री विभाजन। ये अच्छा, पहले ये भी 2n लिख देती हूँ, फिर यहाँ क्या है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, जब प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो ये दो में बट जाती है। समसूत्री का मतलब कि भाई दो में बटेगी, लेकिन जो यहाँ पर 2n है वो इसमें भी 2n जाएगा और उसमें भी 2n जाएगा। अर्धसूत्री में होता, यहाँ अगर अर्धसूत्री होती तो 2n है ना, तो यहाँ n हो जाता, वहां भी n हो जाता। अर्ध मतलब आधा और सम मतलब कि जितना है उतना ही आगे जाएगा, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, दोनों चीजें में अंतर होता है, ये चीज को याद में रखना। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, हाँ ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये क्या करती हैं, ये करती हैं परतों का निर्माण। ठीक है, याद रखना, ये क्या करती हैं, परतों का निर्माण करती हैं। और वही जो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका है वो क्या करती हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसको हम समझाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या करते हैं, एक पेज जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हम एक पेज जोड़ते हैं। ठीक है, और लघु बीजाणु जनन का एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि जब अनुप्रस्थ काट देखा था तो ये हमको कुछ इस तरीके से नजर आया था, है ना, ऐसा है। ठीक, अब अगर मैं इस वाले पोर्शन को बाहर लेकर जाती हूँ तो ये मुझे कैसा नजर आएगा, चलो देख लेते हैं मुझे कैसा नजर आएगा ये। इसको यहाँ पे बनाती हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है भाई साहब आपका लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, ये क्या है, लघु बीजाणु धानी है। अब इस लघु बीजाणु धानी में हमने क्या बात करी थी, इसके अंदर लघु बीजाणु जनन उतक है। इसके अंदर क्या है, लघु बीजाणु जनन उतक है। ये रहा, क्या है इसके अंदर, लघु बीजाणु जनन उतक। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, हमने कहा इसमें कोशिका होती है। ठीक है, इसमें एक कोशिका होती है। ठीक, इसमें क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, कैसी कोशिका होती है, कुछ इस तरीके से होती है, हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, क्या इसके अंदर मौजूद होती है, पराग मात्र कोशिका।
ये जो पराग मात्र कोशिका होती है ये क्या करती है, 4 लघु बीजाणु क्या बनाती है, ये बनाती है 4 लघु बीजाणु। ठीक है, इसने क्या बनाए, 4 लघु बीजाणु। ठीक, जो आगे चल के क्या बनाते हैं, आगे चल के परागकण बनाते हैं। आगे चल के क्या बना रहे हैं, पराग कण, जिनको हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, और यही परागकण चल के अभी क्या है, ये अभी भी नर युग्मक नहीं है। नर युग्मक ये कहाँ पे जाके बनते हैं, ये बनते हैं मादा के शरीर पे। जब उसके वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तब ये वहां पर नर युग्मक में बदल जाते हैं, जो आप अभी आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको, राइट? इतनी बात सबको समझ में आ गई है ना? जल्दी से बताओ भाई कि हाँ मैडम जी। चलो बढ़िया, समझ में आ गई। तो ये देखो अब क्या समझेंगे यहाँ पर अब हम, लेकिन इसको चलो इसको समझने के बाद मैं आपको फिर से कुछ समझा दूंगी। ठीक है, कि भाई पराग मात्र कोशिका से, ये सब वही है जो मैंने अभी आपको बोल बोल के सिखाया था कि पराग मात्र कोशिका से जब अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, जो मैंने लिख के समझाया था अभी आपको। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है, जैसे जैसे पराग कोश विकसित होता है बीजाणु जनन उत्कों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। ठीक है, फिर क्या है भाई, प्रत्येक पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 लघु बीजाणु अथवा परागकण बनाती है। इस प्रकार बीजाणु जनन ऊतक से अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, इतनी चीज सब बच्चों को क्लियर, सब बच्चों को क्लियर हो गई है, राइट? तो चलो यहाँ पर इसकी जो परतों के साथ मैं बताती हूँ कि कैसे काम होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक पेज और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर एक पेज और ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या बनाते हैं, हमने जो परतों के बारे में अभी पढ़ा था, याद है आपको? हाँ, 4 तरीके की परतें पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना? कैसी परतें पढ़ी थी हमने इस तरीके से, वही सेम डायग्राम ऐसे, फिर हमने कहा था ये एक लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, तो 4 लेयर हमने बनाई थी। तो यहाँ पर चलो इस वाले पोर्शन को बाहर लेकर जाते हैं और यहाँ पर 4 परतें बनाते हैं, कैसे बनती हैं। सबसे बाहर वाली परत जो है मैं बनाती हूँ, चलो येलो कलर से, ये इस तरीके से सबसे बाहर वाली परत आ जाती है। ठीक है, ये क्या है, आपकी सबसे बाहर वाली परत है, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने बाह्य परत बोला। ठीक, ये क्या है आपकी बाह्य परत। इसके बाद एक और परत आती है ना, जिसको चलो हम नीले रंग से बना देते हैं। ये लो, ये दूसरी लेयर आ गई। ये क्या है आपकी दूसरी वाली कौन सी लेयर हो जाती है, कौन सी है, अंतःस्थिसियम। ठीक है, अंतःस्थिसियम, राइट? तीसरी लेयर आ जाएगी आपकी, यहाँ पर ग्रीन से बनाते हैं, चलो ये लो, तीसरी लेयर आ गई। तीसरी क्या है, ये मध्य परत आ गई, मध्य परत। और चौथी सबसे अंदर वाली, ये वाली, ये आ गई आपकी टेपिटम। ठीक है, ये 4 लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था। ये 4 लेयर्स इस तरीके से यहाँ पे मौजूद थी, राइट? इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, प्राथमिक पुंज बीजाणु ऊतक। ठीक है, ये क्या है आपका, प्राथमिक पुंज बीजाणु ऊतक है। यहाँ क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, राइट? इसमें क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक, जिससे परागमात्र कोशिका बनी। विभाजन से क्या होगा, परागमात्र कोशिका बन जाएगी। ठीक है, ये क्या रही आपकी परागमात्र कोशिका, परागमात्र कोशिका। ठीक है, समसूत्री विभाजन होने से क्या बनी, परागमात्र कोशिका बनी। उसके बाद क्या होगा, हाँ, उसके बाद यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या हुआ,
अर्ध सूत्री विभाजन। ठीक है, जब यहाँ पर पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा? हाँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? हाँ, यहाँ पर 4 लघु बीजाणु क्या बनेंगे? यहाँ पे 4 लघु बीजाणु बनेंगे भाई, हमने अभी पढ़ा था 1 2 3 4, ये 4 क्या है? 4 लघु बीजाणु। ठीक है, और ये क्या है? लघु बीजाणु, ये सिर्फ N है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो कहाँ गया, अगुणित, ये देखो अगणित लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बने? ये 4 लघु बीजाणु बने और ये क्या थे? अगुणित थे। ठीक है, जो ये आगे चल के क्या बनते हैं? आगे चल के ये परागकण बन जाते हैं। ठीक है, परागकण बनते हैं और ये परागकण जब मादा के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, ये रहा वर्तिकाग्र, यहाँ पर पहुंचते हैं ये परागकण, तब क्या बनते हैं? ये नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, उसके क्या वर्तिकाग्र पे जाके क्या बनते हैं? ये नर युग्मक बनते हैं। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर ना? राइट, चलो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आज जो आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना? नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, यकीन मानो सब इससे चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से मैं लेक्चर्स लाती रहूंगी। मिलते हैं आप लोगों से अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा।